आईपीएल 2025 के लिए ऐसी कौन सी टॉप 5 टीमें हैं जिनके फिनिशर्स सबसे लाजवाब हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 के लिए टॉप 5 बेस्ट टीमें कौन सी हैं जिनमें भर भर के फिनिशर है, या मैं बोलूं जिनके फिनिशर सबसे लाजवाब हैं। इससे पहले बेस्ट ओपनर पर हमने वीडियो बना दिया है, बेस्ट मिडिल ऑर्डर पर वीडियो बना दिया है, बेस्ट स्पिनर पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी सीरीज एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी जाकर चेक कर लीजिए। बाकी आपके मन में अगर कोई सीरीज को लेकर के या पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि उस पर हम कोई सेपरेट वीडियो बनाएं, वो चीज भी हमें कॉमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भैया, नंबर 5 पर जो टीम हमारी इस लिस्ट में आई है वो है दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी। क्यों समझते हैं ना आप? देखो, अगर फिनिशर की बात की जाए तो डीसी के पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं। पिछले सीजन उन्होंने डीसी के लिए फिनिशिंग का काम किया, प्लस प्रेजेंट टाइम में वो पंजाब से लेके आए हैं आशुतोष शर्मा को। इसके अलावा उनके पास पहले से अक्षर पटेल है। तो इनको जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, मैं बोलूँ वो लाजवाब है। देखो, 2 राइटी बल्लेबाज हो गए, बीच में अक्षर आपको लेफ्टिंग देंगे। तो पिछले कई सीजनों में अक्षर जब से डीसी आए, या मैं बोलूँ अक्षर का परफॉर्मेंस ही ऐसा है कि वो जिस भी टीम के लिए खेले हैं एक क्रुशियल नॉक खेलते हैं, प्लस आपको विकेट थ्रू दिलाते हैं। तो बट हम यहाँ पर फिनिशर की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अक्षर, आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर इस वाले फिनिशिंग जॉब को बहुत अच्छे से करेंगे। इसीलिए हमने डीसी को नंबर 5 की इस लिस्ट में कंसिडर किया है। अब भैया बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, क्योंकि नंबर 5 पर अगर डीसी है तो नंबर 4 पर कौन? वहां पर हमने जिस टीम को जगह दी है वो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। भाई, अब तो नंबर 4 पर क्यों कंसिडर कर रहे हैं? एक बार पहले लिस्ट तो देख लेते हैं कि फिनिशर हैं कितने अच्छे, क्या वो अपनी जो पास में जितनी टीमें हैं उनके लिए क्या वही रोल निभाते आ रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, इस लिस्ट में लाने का मेरा एक क्राइटेरिया है कि जो काम जो बंदा पहले कर चुका है, हम उसी टीम को इस लिस्ट की कंटेंडर लिस्ट में रखते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ओपनर आप बोल दो कि नहीं यार नंबर 5 पे ये काम कर लेगा। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसको वो काम करते हुए देखा है, वो उस काम में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है, बहुत माहिर हो चुका है, तभी हमारी इस लिस्ट में वो अपनी जगह बना पाएंगे। तो आरसीबी की बात करें, उनके पास कृणाल पांड्या फिनिशर हैं, बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करना जानते हो और लेफ्टी हैं। इसके अलावा जीतेश शर्मा, भैया पंजाब में जब भी थे, या मैं बोलूँ टीम इंडिया में जब भी थे, उनका रोल ही यही था कि आपको जो लास्ट वाला पावर प्ले आता है, या मैं बोलूँ जहाँ से डेथ ओवर स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर आने के बाद आपको हिटिंग अच्छी करनी, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको बहुत अच्छी हिटें लगानी, इसके अलावा फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी आपको अच्छे रन बनाने। अब आपके पास 2 हो गए, कृणाल पांड्या और जीतेश शर्मा। नंबर 3 कौन, थर्ड कौन हो सकता है? वहां पर 2 ऑप्शन है आरसीबी के पास, या तो वो जैकॉब बेथल की तरफ जाएं, एक अदर लेफ्टी। इंग्लैंड के लिए वो टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर चुके हैं और लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं, और हमने देखा था कि वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में भाई साहब उन्होंने जो कहर मचाया था फिल शॉल्ट के साथ मिलकर, इसी वजह से मजबूरन उनको हमें रखना पड़ा। और आई फील कि वो टिम डेविड से पहले आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, ये मुझे फील हो रहा है। इसके अलावा अगर जैकॉब बेथल नहीं आए तो आपके पास टिम डेविड हैं, जिनका काम ही है सिर्फ फिनिशर करना। सिंपल सी बात है, मुंबई के लिए फिनिशिंग का काम करते थे, ऑस्ट्रेलिया टीम में भाई फिनिशिंग का काम करते थे, और जब भी इसके पहले जब ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, सिंगापुर की तरफ से खेलते थे, अलग अलग लीग्स में खेलते थे, भैया उनकी जॉब यही है, वो फिनिशिंग का काम ही करते हैं। सीपीएल में आप देख लो, सेम रोल है। तो वो इस रोल के लिए बहुत अच्छे से आदी हो चुके हैं, उनको पता है प्रेशर में कैसे नॉक्स खेली जाती हैं, हमें कैसे कैसे सिचुएशन पर निकाल के लेके जाना टीम को। इसी वजह से हमने आरसीबी को नंबर 4 की इस लिस्ट में कंसिडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। वहां पर हमने जिस टीम को रखा है वो है राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर। देखो, जब उन्होंने अपना कोर रिटेन किया था, भैया इन्होंने 2 फिनिशर तो तभी रिटेन कर लिए थे, ध्रुव जुरेल प्लस सिमरन हेटमायर की। क्योंकि आप देखो, 2 फिनिशर जो काफ़ी 3-4 सीजन हो गए यार आरआर के लिए, 3 सीजन तो वैसे मुझे उंगलियों पे याद है, जहाँ पर जुरेल बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। जब वो अनकैप प्लेयर थे, कैप के तहत आए तब भी वो अच्छा कर रहे थे। प्लस सिमरन हेटमायर तो इसी वजह से वो लेके आए थे डीसी से, खासकर उनको पता था कि ये बंदा यहाँ पर आएगा, मेरी जो डेथ में बैटिंग की प्रॉब्लम है, या डेप्थ आप बता लो कि बैटिंग ऑर्डर को डेप्थ देना, लोअर ऑर्डर में बैटिंग करना, प्लस जब आप किसी टारगेट को चेस कर रहे हो, खासकर हेटमायर का रोल अपने आप में वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है जब किसी टारगेट को आप चेस कर रहे हो। क्योंकि एक एंड पे अगर सपोज दैट कोई नया बंदा है, यंग प्लेयर है, तो उसको उस पर्सन
के तहत एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है कि भैया सिंगल लेके स्ट्राइक हमें दो, हमें पता है कि इस बॉलर को कैसे टारगेट करना है, कहाँ पे उड़ाना है, कैसे रन रेट मेंटेन करना है। इस वजह से मुझे लगता है कि सिमरन हेटमायर का रोल चेजिंग टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक और फिनिशर को अपने पास लेके आए, वो हैं वनिंदु हसरंगा। ये जो तीनों फिनिशर की जो हम बात कर रहे हैं, हम जो 3 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं भैया, ये डायरेक्ट प्लेइंग 11 में जगह बनाने वाले हैं। हम ऐसे किसी खिलाड़ी की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसी खिलाड़ी की मतलब कहते नहीं तरफ देख भी नहीं रहे हैं जो बेंच पर बैठकर उसको हम एज अ फिनिशर कंसीडर करें। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर और वनिंदु हसरंगा, वही बात होगी ना, ध्रुव राइटी, सिमरन लेफ्टी एंड वनिंदु हसरंगा राइटी। तो आप लेफ्ट राइट का वो कॉम्बिनेशन अगर चाहेंगे तो वो भी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा यंग प्लेयर बहुत सारे, मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं इन 3 खिलाड़ियों के बेसिस पर राजस्थान रॉयल्स को नंबर 3 की इस लिस्ट में कंसीडर किया हूँ। अब बढ़ते हैं भैया नंबर 2 की उस टीम की तरफ जिसका खौफ है, या मैं बोलूँ जो फिनिशर के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग की, सीएसके की। सिंपल सी बात है, उनके पास एक से बढ़कर एक फिनिशर है। और मैं ये चीज़ भी बोल दूँ ना कि दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर उनके पास है, तब भी गलत नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। उनके पास शिवम दुबे, आपको पता है कि पिछले कुछ सीजनों में वो एज अ फिनिशर आते हैं, प्लस इम्पैक्ट के थ्रू आते हैं, और आपको पता है कि वो इम्पैक्ट के थ्रू आने के बाद अपना इम्पैक्ट कितना बड़ा डाल देते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भैया रविंद्र जडेजा, देखो जड्डू प्रेजेंट टाइम में एक गन फील्डर है, आपको पता है, हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बाकी रही बात फिनिशर की, तो अगर उनको कितनी भी डिप्रेशन या प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आप डाल दो, वो अपने आप को वहाँ बहुत काम रखते हैं और उनको पता है कि हम किस किस बॉलर को कहाँ कहाँ हिट कर सकते हैं और ये मैच कैसे अपने बलबूते निकाल कर ले जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी नॉक्स आती हैं, जितनी प्रॉब्लम वाली नॉक्स आती हैं, उसमें जड्डू आपको एक एंड पर जरूर मिलेंगे। 2023 में सीएसके चैंपियन बनी थी, अपोजिशन में जीती थी। वो आपको पता होगा कि 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, जिसमें से 1 छक्का और 1 चौका लगाना कंपलसरी था, अदरवाइज वो फाइनल वो हार रहे थे। मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज जो उस सीजन राज कर रहा हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बेंड किया और 6 सामने हिट कर दिया, और उसके बाद वो चलो 4 वाली बॉल ही गलत हो गई थी, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो आप ये सोचो ना कि उस इतनी ख़राब सिचुएशन में अपने आप को वहाँ काम रखना और उनको टारगेट दिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा उन्होंने एक और प्लेयर को ऐड ऑन किया, वो है सैम करन। सैम करन के बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि रिसेंटली उनकी फॉर्म उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि सीएसके में आने के बाद हो सकती है उनकी फॉर्म अपने आप में बहुत अच्छी हो जाए। इसके अलावा जो सबसे कहते हैं कि हुकुम का इक्का है भाई साहब, वो है एमएसडी मतलब थाला। उनकी मैं क्या ही तारीफ करूँ भाई, सिंपल सी बात है, दुनिया जानती है उनको एज अ फिनिशर, जानती है उनसे बढ़िया फिनिशर। अगर आप बेस्ट फिनिशर की कोई प्लेइंग 11 बनाओगे ना, उसमें वो नंबर 1 पर रहने वाले हैं। तो इनके पास 4 टॉप लेवल के फिनिशर होंगे। इसी वजह से हमने जो सीएसके को है नंबर 2 की इस लिस्ट में कंसीडर किया है। देखो, अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जब इतने ही अच्छे हैं तो नंबर 1 पर क्यों नहीं रख सकते हो? भाई ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 में एक डिफरेंस है, वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। प्रेजेंट टाइम में माई भाई बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं यार, 2 ओवर रह जाते हैं, 1 ओवर रह जाता, 8 गेंदें बचती हैं, वहाँ पर आते हैं। जड्डू के पास जो है उतना मौका मिलता नहीं, क्योंकि रीज़न हो जाता है ना यार, इनके पास इतने खिलाड़ी हैं, वो 1-2 एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में जड्डू को भी बहुत नीचे कर देते हैं। शिवम दुबे नंबर 4 नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो उनको एलिवेशन मिलना चाहिए, जो उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, वो शायद पर्याप्त टाइम मिल नहीं पा रहा। इसी वजह से हमने सीएसके को नंबर 2 पर रखा है। भाई नंबर 1 टीम की अगर बात करें तो वो है डिफेंडिंग चैंपियन, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की, यानी केकेआर की। क्योंकि यार उनके पास अगर प्रेजेंट टाइम में फिनिशर देखो, रिंकू, रसल, रमनदीप, भाई तीनों बहुत अच्छे फिनिशर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फिनिशर हैं। और अगर मैं प्रेजेंट टाइम में मुझे कहीं किसी तरीके से एज मिल रहा होगा तो वो रिंकू और रमनदीप की तरफ थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि जब से रिंकू टीम इंडिया में डेब्यू कर गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी नॉक्स खेल चुके हैं, संकट मोचन बन के आते हैं। अगर कहीं 40 पे 4 हो गए, वो बंदा डिफेंसिव में कर लेता है, आराम से अपने आप को टाइम भी दे देगा, दूसरे वाले पार्टनर को मतलब प्ले में लेके आता है कि चलो ठीक है, मैं एक एंड से लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहो। और अगर उसको ज़रूरत होगी कि नहीं 25 गेंद में 70 रन की नॉक्स चाहिए, तो उस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है कि वो 70 रन की नॉक्स खेल दे। रसल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से गेम ऐसा फील होता है ना कि ये इम्पॉसिबल हो गया है, आंद्रे रसल वहाँ से आपको गेम निकाल कर दे देते हैं। तो ये रसल की
मतलब क्वालिटी है। रही बात रमनदीप की, तो रमनदीप सिंह प्रेजेंट टाइम में टीम इंडिया में वो भी डेब्यू कर गए हैं। उन्होंने इसके पहले केकेआर के लिए बहुत अच्छा काम किया, वो ऊपर भी बैटिंग करने आ जाते हैं और लोअर ऑर्डर में आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा घातक हैं। दूसरी बात, वो अभी एक पाकिस्तान या इंडिया एक वो जो टूर हुआ था वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि हम में क्या क्वालिटी है। हम लोअर ऑर्डर में आने के बाद भी अपने अकेले दम पर मैच को निकाल कर ले जा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। इसी वजह से मुझे फील हुआ कि नहीं, केकेआर डिजर्विंग है नंबर 1 पोजीशन के लिए, और सीएसके मतलब दोनों बराबर आप मान लो। अब वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप इस पूरी टीम में, मतलब 5 टीमें हमने बता दी, 5 टीमों में से कौन सी नंबर 1 की दावेदारी पेश कर रही है या फिर कौन सी टीम किस नंबर की दावेदारी पेश कर रही है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, या हमने किसी खिलाड़ी को मिस आउट कर दिया है, वो चीज़ भी कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप देख लेते हैं कुछ कमेंट। भाई हमारे एक यूज़र हैं, उन्होंने आरआर की प्लेइंग 11 बनाई है, बोल रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है। वो चाह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी, संजू, रियान, ध्रुव हेटमायर और इम्पैक्ट यानी पावर हिटर के रूप में देखना चाह रहे हैं तो शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, हसरंगा, तीक्ष्णा, संदीप, और इम्पैक्ट के थ्रू वो चाह रहे नीतीश राणा या आकाश मधवाल, तुषार देशपांडे, युद्धवीर चरक, मतलब गुड दैट बॉलिंग हो जाएगी। कुमार कार्तिक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन सैयद मुश्ताक अली, वैभव एक्सप्लोजिव बैटर हैं और जायसवाल भी डन। दोनों फॉर्म बहुत अच्छी है, गुड स्कोर इन पावर प्ले। यार सिंपल सी बात है, अगर आप वैभव पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो आई फील ठीक है, बट आपके पास अगर संजू जैसा प्लेयर है तो ओपनिंग में 200 लगा चुका है, तो आपको सिंपल सी लॉजिक ये कहती है कि आप संजू को प्रमोट करो एज अ कैप्टन। तो यशस्वी और संजू। नंबर 3 पर बेस्ट ऑप्शन आपके पास नीतीश राणा है, आप किसी भी टीम के पास देख लीजिए। नीतीश राणा लेफ्टी हैं, इम्पैक्ट बहुत अच्छा डाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको बॉलिंग करके दे देंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट दिख जाएगी। आई होप मेरे आप आंसर से सेटिस्फाई होंगे। अगले यूज़र है, उन्होंने लिखा है भाई युवराज सिंह उत्तराखंड का ऑलराउंडर है, पूरा युवराज सिंह जैसा बैटिंग करता है, उसके साथ इन्हें ओपन करना चाहिए या करवाना चाहिए जो भी है। तो यार मैंने अभी देखा हुआ है, सही मुश्ताक अली भी देखा हुआ है। दूसरी बात, अभी विजय हजारे चल रहा है, उसमें देखा हुआ बंदा 150 100 गजब की फॉर्म लगी हुई है और ओपन करते हुए मार रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी गई तो मार्स के साथ युवराज ओपन कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है। बट देखना होगा कि एलएसजी उन पर इतना ट्रस्ट करती है नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा। लेकिन हाँ, मैंने देखा यार, फिलहाल जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो, तारीफ के काबिल बंदा है भी। अगले यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि मुश्किल से तुम्हारा फ्रेशर 3-6 मारेगा सीजन में, परफॉर्मेंस देखा है उसका, अभी 2-3 मैचेस से कोई गिल पूरा नहीं बन जाता है। यार आई फील आप बात कर रहे हो या फिर जैक फ्रेजर मगर की या फिर अभिषेक शर्मा की, दोनों में मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 14 के 14 मुकाबले खेल गए और फॉर्म उनको अच्छी मिल गई तो आई फील आप देख लीजिएगा, मेरी बात को आप नोटिस कर लो, बहुत अच्छा सीज़न जाने वाला है दोनों का। और रही बात 3 सिक्सेस की, तो हो सकता है एक ही मैच में लगातार 3 छक्के मार दे, वो अलग बात है। तो जब आईपीएल स्टार्ट होगा, जब मैचेस होंगे, फिर पता चलता है कि किसकी फॉर्म अच्छी है, किसको कितना मौका दिया जा रहा है, कौन किस कैलिबर पर खेल रहा है। अभी बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। रही बात हमारे उस वीडियो की, तो सिंपल सी बात है, हम 2024-2023 की उस एनालिसिस के दम पर वीडियोज़ को बनाते हैं जो अच्छा लगा, सिंपल सी बात है। अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई अभिषेक ज़्यादा बॉल नहीं खेलेगा, वो 20 या 25 बॉल ही खेलेगा, उसके बाद किशन को ही आना होगा। भाई इसीलिए नंबर 3 के लिए एक अच्छा बैटर हर एक टीम अपने पास रखती है। ईशान किशन आपको पता है कि लेफ्टी हैं, दूसरी बात ओपनिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, डायनामाइक हो सकते हैं। अगर उनको नंबर 3 पे मौका दिया गया तो बहुत ख़राब बात नहीं है। रही बात अभिषेक शर्मा की कि 25 या 20 बॉल खेलेगा, तो आई फील आपको पता है कि अगर वो अभिषेक शर्मा 25 गेंद खेल गया तो वो बंदा आराम से 150 तो लगा सकता है। तो एक ओपनर के लिए पावर प्ले में अगर 25-30 गेंदें खेल कर 50-60 रन की एक पारी खेल गया, अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट दे गया, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात और कौन हो सकती है। रही बात नंबर 3 पर ईशान किशन की, तो उनको पता है कि उनको टीम को डीप लेके जाना होगा, इसी वजह से ईशान किशन पर इतना बड़ा दांव खेला गया है। तो आई फील आप समझ चुके होंगे। अगले यूज़र है, उन्होंने बोला है कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर शुड बी करण शर्मा बिकॉज इज अल्लाह गजनफर इज इम्पैक्ट प्लेयर, देन विच ओवरसीज प्लेयर विल यू सब्सटीट्यूट एज ऑल आर बॉलर्स एंड रिकल्टन इज विकेट कीपर, दैट्स द प्रॉब्लम विद माई शेम प्लेइंग 11 एज वेल अदरवाइज। If you would not include Allah Gazanfar, then would be you can't substitute Will Jacks, but we can use his over in between as well. यार ठीक है, अगर आप अल्लाह गजनफर के साथ जाना चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि करण शर्मा को इम्पैक्ट के थ्रू लेके आएँ, अल्लाह गजनफर नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं हो सकते, वो तो फॉर्म बताएगी ना कहाँ पे किसको नीड पड़ रहा है, क्या ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप हम पहले ही सोच रहे हैं कि ठीक है
रैन रिकल्टन के साथ ओपन जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी दूसरी मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ जाए, वो विलजैक और रोहित के साथ ओपन करें, वो नीचे लेके आते हैं रॉबिन विंस को, वो भी कीपर हैं, तो सिंपल सी बात उनको अल्लाह के जनफर को इम्पैक्ट के थ्रू लिया जा सकता है। ये यार उनके टैक्टिक्स पर काम करना पड़ेगा, किस हिसाब से सोचते हैं वो अपना जाने। फिलहाल हमारा काम था, हमने जो एक्सप्लेन किया, हमें लगा कि दोनों प्लेयर में एक को इम्पैक्ट रखा जा सकता था, इसी वजह से हमने जो है उस चीज़ में एक्सप्लेन किया था। बाकी जब IPL स्टार्ट होगा पता चलेगा। देखो IPL दो चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, एक बंदे का टेम्परामेंट क्या है, दूसरी चीज़ उस टाइम उसकी फॉर्म कैसी लगी हुई है। बड़ा नाम है वो अलग बात है, वहाँ पर वो चीज़ अपने आप में कारगर साबित हो जाती है। ये थे आज के कुछ कमेंट्स। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी है, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।